नमस्ते। एक बार फिर से मेरे साथ प्रोफ़ेसर अजीत झा साहब हैं। बहुत दिनों बाद मैं आपसे संपर्क कर पाया। मेरी तरफ से क्या हुआ कि आप तो हरदम उपलब्ध मेरे लिए तो रहते ही हैं और मेरे बहुत से मैं हरदम इस बात का कई बार अपने शोज़ में कहता हूँ कि प्रोफ़ेसर लोगों के साथ बात करने में मुझे एक ही दिक्कत लगती है कि मेरे बहुत एलिमेंट्री प्राथमिक लेवल के प्रश्न होते हैं और मुझे कभी-कभी लगता है कि नहीं इतने प्रबुद्ध लोग हैं, इनसे इस तरह की बात लेकिन प्रोफ़ेसर साहब मैं तो एक चीज़ आज समझना चाह रहा था, नेहरू पे मुझे लगा कि थोड़ी बात करें। नेहरू पे पिछले 2-3 वर्षों से तो ज़्यादा पहले भी हो रहा था जब 2014 के बाद तो हमला होना हुआ, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से बहुत ज़्यादा हमला है नेहरू पे। जी, और जी। उसको मोटे तौर पे मैं ये समझता हूँ कि वो हमला नेहरू से ज़्यादा गांधी के ऊपर है क्योंकि उस गांधी विचारधारा का जो व्यक्ति जिसने उसको अप्लाई किया और इस देश में लागू किया, उसको बेसिकली टारगेट करके और कहीं न कहीं गांधी के विचारधारा को टारगेट करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक थोड़ा नए सी चीज़ समझना चाहता हूँ। मैं हाल के दिनों में अमेरिका गया था। अमेरिका में अगर किसी एक व्यक्ति को कोई जानता है भारत से, तो उसका नाम गांधी है। गांधी के अलावा दूसरे व्यक्ति को लोग नहीं जानते हैं। अ, वहाँ पे कहीं-कहीं मेरी जब बात हुई अ, यूनिवर्सिटीज़ में, तो एक पक्ष नेहरू का बार-बार आता है। हम लोग नेहरू को ये जानते हैं कि उन्होंने भारत की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो बीएमएल हो, बीएल हो, सेल हो, ये सबके लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने भारत के आईआईटी, आईआईएम का सपना देखा, उसको ग्राउंड पे लाए। उन्होंने भाखड़ा नांगल जैसे डैम्स की बात कही। लेकिन एक जगह मुझे लगता है कि इस देश की डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए जो नेहरू ने किया, उसकी शायद हम लोग याद बहुत कम करते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने भाई विपक्ष के सबसे बड़े नेता लोहिया जी उस समय अ, सबसे बड़े तो नहीं थे लेकिन अटल जी भी एक बड़ी वॉइस। मुझे लगता है कि नेहरू ने एक बड़ा काम यह भी किया कि उन्होंने लोकतंत्र में विपक्ष के स्पेस को समझा और जो कटु बातें थी वो भी उन्होंने होने दी। उन्होंने उस स्पेस को समझा कि लोकतंत्र बिना विपक्ष के उसका कोई माने नहीं है। मैं इससे शुरुआत करके मेरे पास फिर 2-3 प्रश्न और हैं, लेकिन मैं इससे समझना चाहता हूं कि नेहरू का देश नया-नया आजाद हुआ था। जिस डायरेक्शन में लेते जाते उसी तरफ चल जाता। उस समय तो कांग्रेस का बोलबाला था, दबदबा था, नेहरू सबसे बड़े लीडर थे। लेकिन लोकतांत्रिक वैल्यूज के लिए उन्होंने ने कहा मैं आज हम लोग थोड़ी उस पे चर्चा कर लें कि नेहरू का लोकतंत्र में विश्वास और भारत में जो लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हुई हैं, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं जरा ये समझना चाहता हूं प्रोफेसर साहब आपसे। एक तो सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सूचना दे दूं, 28 जुलाई को राष्ट्रवादी नेहरू के ऊपर एक चर्चा में मैं हिस्सा लूंगा। मैं बोल रहा हूं उसके बारे में, उसका लिंक जी। मैं आपको भेज दूंगा। जो सवाल आपने उठाया है, ये इसका दुनिया भर में एक ऐतिहासिक महत्व है। ये केवल नेहरू का के बारे में एक व्यक्तिगत सवाल नहीं है। देखिए, आलोचनाएं जो नेहरू की हो रही हैं उसके कारण हम जानते हैं। उन कारणों में हमें जाने की जरूरत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो जिसको हम गैर सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं, वो बहुत लंबे समय से जैसा दुनिया के हर लोकतंत्र में एक स्टेज के बाद होता है, वो ट्रांजैक्शनल हो जाती है। और भारत जैसे देश में, अमीर देशों में डेमोक्रेसी ट्रांजैक्शनल हो जाए तो कुछ समय काम चलता है। हालांकि अब अमेरिका का अनुभव भी बता रहा है कि दुनिया के सबसे अमीर देश में भी ट्रांजैक्शनल डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। उसमें कुछ मूल्यों का होना, कुछ विचार का होना, कुछ निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। और भारत जैसे देश में तो बिल्कुल ही नहीं चल सकती। और जब इस ढंग से हम लोकतंत्र को देखते हैं कि वो सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, केवल एक चुनाव नहीं है। जो अंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र एक शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक क्रांति करने का एक साधन है। अगर इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो नेहरू का योगदान जो है वो विश्व राजनीति में और भारतीय लोकतंत्र में एक अभूतपूर्व योगदान है। देखिए, वो प्रधानमंत्री बन गए और जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद बहुत सारे उनके साथी जो कांग्रेस में साथ थे, जो कांग्रेस में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना करके एक पार्टी चलाते थे,
और जिसका अनौपचारिक तौर पर नेहरू जिसके नेता थे, उन सब ने पार्टी छोड़ दी 1948 में और नई पार्टी बना ली। और वो उस समय की सबसे सबल विपक्षी पार्टी थी। तो उनके साथ वो लगातार संवाद में रहे। उनकी लगातार, कई लोग उसको विपक्ष को कमजोर करने की दृष्टि से देखते हैं, उनकी इस रणनीति को। पर असल में वो राष्ट्र निर्माण के लिए एक व्यापकतम सहमति चाहते थे। और उनको ये लगता था कि जो सोशलिस्ट पार्टी में लोग गए हैं, जो उनके बहुत करीबी साथी थे, मित्र भी थे, अनुयायी भी थे, उनमें बहुत आदर्श है, बहुत निष्ठा है और राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी बहुत जरूरत है। इसीलिए लगातार वो उनके साथ संवाद में रहे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके संवाद में न रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का आपने जिक्र किया। अब वो तो एक ऐसी पार्टी के नेता थे, लोकसभा में एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिसके साथ नेहरू ने कभी समझौता नहीं किया। एक विचारधारा के तौर पर हमेशा एक संघर्ष उनका चला, क्योंकि वो उसके खतरे को पहचानते थे। उनकी तात्कालिक लोकसभा में ताकत कितनी है, विधानसभा में ताकत कितनी है, नेहरू उस आधार पर सांप्रदायिकता को नहीं देखते थे। उसको वो एक विचारधारा के तौर पे देखते थे और वो विचारधारा एक खतरनाक विचारधारा है और लोक संस्कृति से, लोकमानस से उसको खत्म करना चाहिए। इसके लिए वो लगातार संघर्ष रखते। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक चुना हुआ प्रतिनिधि है और वो अपनी बात शालीनता से कहता है, तार्किक ढंग से कहता है। इसको वो एक लोकतंत्र की जीत के तौर पर देखते थे। इसलिए एक बहुत नौजवान, बहुत छोटी पार्टी के नेता के साथ भी उनका बहुत अपनत्व का संबंध था और उसको वो महत्व देते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका रिश्ता 42 के बाद बहुत बिगड़ गया। 1942 के आंदोलन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका रिश्ता बहुत खराब था। उसके बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी ने आजादी को मानने से ही मना कर दिया, कहा ये एक झूठी आजादी है और इस राजसत्ता को खत्म करके हमें अपनी राजसत्ता कायम करनी है, और जिसको तेलंगाना लाइन कहते हैं, वो लाइन लेके वो आगे बढ़े। उस समय सरदार पटेल और नेहरू उनके साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने उसको कोई बहाना नहीं बनाया कि एक जी। बार उनको बैन कर दिया है तो उनको बैन ही रखना है, उनको जेल में रखना है, उनको कुचलना नहीं है। ऐसी नियत बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही उन्होंने संसदीय राजनीति में हिस्सा लेने की बात स्वीकार की, वैसे ही वो बैन खत्म हुआ और उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। और वो 1957 में केरल में बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से कहीं भी सत्ता में आई हो। वो केरल में सत्ता में आई, वो सरकार हटाई गई, उसके बारे में बहुत विवाद है, उसके बारे में कभी अलग से हम चर्चा कर सकते हैं। जी। पर जी। उसके बावजूद और कम्युनिस्टों की आलोचना, भयानक आलोचना नेहरू के बारे में रही, लगातार रही। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी कटुता का परिचय नहीं किया। नेहरू के पास जो भी खत आते थे, खासतौर पर विपक्षी नेताओं के, जयप्रकाश नारायण के साथ उनका बहुत पत्र व्यवहार होता था लगातार। वो उनको अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहते थे, वो प्रधानमंत्री भी बनाना चाहते थे। बातचीत भी हुई, उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद लगातार 6-6 पेज, 8-8 पेज, 10-10 पेज की चिट्ठियां जयप्रकाश नारायण उनको लिखते थे और हर खत का वो जवाब देते थे। तो संसद में उनकी उपस्थिति, विपक्ष की बातों को सुनना। 1962, देखिए आज हम कई सालों से एक लड़ाई का सामना कर रहे हैं, उसके बारे में सरकार संसद में कोई चर्चा होने नहीं दे रही किसी के। 1962 की लड़ाई के समय में लड़ाई चल रही,
उस समय विपक्ष की मांग थी, जिसमें जनसंघ बहुत आगे थी, वाजपेयी जी का बहुत आग्रह था, और युद्ध के दौरान संसद में चीनी हमले के बारे में चर्चा हुई। पूरा सत्र चला, पूरी चर्चा हुई, हर पार्टी के लोगों ने अपनी राय रखी और नेहरू ने भी अपनी राय रखी। तो संसद की गरिमा, संसद का महत्व, विपक्ष की इच्छाओं का आदर, व्यक्तिगत संबंध, इन सभी तरीकों से आप देखें और आज की स्थिति को आप देखें तो दोनों एक ही देश में हैं, दोनों लोकतंत्र हैं, ये समझना और मानना भी मुश्किल लगेगा। जी जी। मैं मैं प्रोफेसर साहब एक दो चीजें इसलिए क्योंकि जो मैं समझता हूं और जैसे लोगों को थोड़ा याद भी होना चाहिए अपनी हिस्ट्री, जब भारत आजाद हुआ 47, वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, विश्व युद्ध के बाद बहुत से देश आजाद हुए थे, कॉलोनीज वापस जा रहे थे, यूरोप के देश अपना विड्रॉ कर रहे थे, उनकी अपनी समस्याएं थी और बहुत से देशों को आजादी मिली। उस समय नेहरू ने एक लीडरशिप का रोल किया था, जिसको जो एक बड़ी लीडरशिप थी। और कितने लोगों को इसमें होगा, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई 1955 में, जहां पे नेहरू ने सुकर्णो को की अध्यक्षता में ये गए, नासिर गए, और उस समय चौवन लाई, अब तो उनको शायद जौवन लाई बुलाता, चौवन लाई भी आए चाई चीन से, और सब लोगों ने मतलब अफ्रीका और एशिया के देशों ने बैठ के कहा कि भाई ये जो दो सुपर पावर हैं, रशिया और उसके अलावा, हमें एक अपना होना चाहिए। और नैम मूवमेंट वहां से शुरू हुआ, जिसकी अपनी एक ताकत थी। मैं इस पे भी जरा समझना चाहूंगा कि नेहरू ने इतने, मतलब सोचिए एक नया देश जिसके पास कुछ नहीं, खाने की भी दिक्कत, हमारे पास संसाधन नहीं, लेकिन दुनिया की सुपर पावर्स के सामने एक ऑल्टरनेटिव रखा था और वो बखूबी चला भी। उसकी वजह से दुनिया के पावर उसमें काफी बैलेंसिंग रहती थी। मैं इस पे भी थोड़ा एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि नैम जो आया, वो भी नेहरू ने उस सारे देशों में जहां लोकतंत्र आ रहा था, कहने को तो भाई पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही था, तो रिपब्लिक की बात है, इन सब पे भी एक जरा टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि नैम भी एक एक्सटेंशन है उस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, और नेहरू के एक लार्जर विश्व को देखने के उनकी नजर का। प्रोफेसर साहब, देखिए, ये भी एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। भारत में जो नया विचार और नई राजनीति पैदा हुई, उसमें शुरू से ही एक विश्व दृष्टि थी। राम मोहन रॉय के समय से ही एक विश्व दृष्टि थी कि सारी दुनिया को मिलके रहना है और सारी दुनिया का कल्याण कैसे होगा। तो जितने भी विभाजन हैं और विभाजनों की वजह से जो द्वंद्व और संघर्ष है, ये खत्म होने चाहिए। ये आधुनिक भारतीय दृष्टि का एक अभिन्न अंग रहा है। 20वीं शताब्दी में, खासतौर पर गांधी युग में, नेहरू वो नेता थे जो विश्व इतिहास की गति क्या है, ये कैसे करवट ले रहा है, इसकी संभावना क्या है, इसका उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया और इस पर बहुत पैनी नजर रखी। जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत साधारण शब्दों में जो खत लिखे, वो विश्व इतिहास की एक अनुपम कृति है। आज भी अच्छी से अच्छी विश्व इतिहास की पुस्तक आप पढ़ें और नेहरू की विश्व इतिहास की झलक अगर आप पढ़ें, तो किसी भी पैमाने पर वो आज भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और उनकी ये समझ 1930 के दशक में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत की जो राष्ट्रीय आजादी है, वो एक विश्व राजनीति का हिस्सा है, वो एक वैश्विक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये केवल भारत और इंग्लैंड के संबंधों पर निर्भर नहीं करता है। और इसको देखते हुए वो इसके बारे में आश्वस्त थे आजादी से बहुत पहले कि जो नई दुनिया बनेगी, ये दुनिया टिक नहीं सकती है, उपनिवेशवाद टिक नहीं सकता है, यूरोप का ये दमन और उपनिवेश खत्म होगा
और जो दुनिया बनेगी उसमें 4 बड़ी शक्तियां होंगी। अमेरिका होगा, रूस होगा, चीन होगा और भारत होगा। उसमें भारत की भूमिका क्या होगी? भारत की भूमिका इन 4 महाशक्तियों का गठजोड़ बना करके बाकी देशों का दमन करने की नहीं होगी। भारत की भूमिका एक समानता पे आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण में होगी। ये उनकी एक स्पष्ट समझ थी। उनकी ये भी एक स्पष्ट समझ थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बुनियाद है और भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बुनियाद है। तो जब भारत आजाद होगा तो उसके बाद साम्राज्यवाद का टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और दुनिया के ज्यादातर देश आजाद होंगे। उस समय एक ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण कैसे हो, इसके बारे में वो पहले से सोच रहे थे। जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने तब उन्होंने कांग्रेस का एक विदेश विभाग बनाया, जिसका सचिव उन्होंने राम मनोहर लोहिया को बनाया, और वो विदेश विभाग काफी सक्रिय था। आजादी से पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं का, खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का काफी दौरा अलग अलग कारणों से विदेशों में रहा। और सबसे पहले बहुत शुरू में मौलाना आजाद का जितने इस्लामिक देश थे जहां साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष चल रहे थे, उन देशों का उन्होंने दौरा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले उन्होंने दौरा किया। तो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, जहां जो भी संघर्ष चल रहा हो लोकतंत्र के लिए और साम्राज्यवाद के खिलाफ, उसके साथ कांग्रेस का और खास तौर पर जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तिगत संबंध थे और कांग्रेस के अधिवेशनों में उनको बुलाया जाता था। ये दृष्टि शुरू से थी। और भारत में उन्होंने दिल्ली में पहला, बैंडुंग से भी पहले, एक एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस किया था, और जो भी काफी सफल कॉन्फ्रेंस था, जिसमें नई दुनिया में उनकी क्या दृष्टि होगी इसके बारे में उन्होंने सोचा। कोल्ड वॉर होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और दुनिया इस ढंग से 2 खेमों में बटेगी, इसका अंदाजा उनको शुरू में नहीं था। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि दुनिया इस ढंग से 2 खेमों में बट गई है, तो उन्होंने बैंडुंग में ये कोशिश की कि हमको नॉन अलाइंड रहना चाहिए, हमको किसी खेमे में नहीं जाना चाहिए। इसलिए बहुत रोचक स्थिति हुई। जो रूस परस्त ताकतें थी हिंदुस्तान में, उनको लगता था कि नेहरू अमेरिका परस्त है, और जो अमेरिका परस्त ताकतें थी हिंदुस्तान में, उनको लगता था नेहरू रूस परस्त है। यही इस बात का प्रमाण है कि नेहरू ना अमेरिका परस्त थे, न रूस परस्त थे, वो भारत परस्त थे। लेकिन भारत का हित वो दुनिया के लोकतंत्र के हित में देखते थे। वो भारत का हित दुनिया में, तीसरी दुनिया के देशों में विकास कैसे हो, इसमें देखते थे और शांति में देखते थे। जी प्रोफेसर साहब, मैं चलते चलते एक आपसे आपकी मतलब आपकी चॉइस पूछ लूं। नेहरू की जो 4-6 किताबें जो बहुत ही वो हैं, लोग पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये 4 किताबें तो बहुत ही प्रमुख हैं। और आपको अगर किसी को, बच्चे को कहना हो, आज के नौजवान को, तो उसमें आप कौन सी किताब कहेंगे? मैं, आप कहिए तो मैं अपना चॉइस बता दूं। मैं तो अगर किसी को कहूंगा भाई, अगर उसकी बर्थडे में गिफ्ट देना हो या कहना हो कि भाई इसको थोड़ा पढ़ लो, तो मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया को 1 नंबर दूंगा, क्योंकि शायद देश के बारे में उससे अच्छा नहीं जान सकते। लेकिन अगर दुनिया को समझना हो तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और मैं दर्शकों को एक चीज और बताना चाहता हूं, नेहरू ने 1934 में लिखा था। नेहरू ने ये जो सारा कुछ लिखा है, जब वो जेल जाते थे तो एक अच्छी कृति दे देते थे। 1934, 1936, 1946, ये सारा कुछ लिख के गए थे। शायद आजाद भारत में हम लोगों ने एक ही चीज नेहरू की मिस की कि उनकी नई कोई किताब नहीं आ पाई, क्योंकि फिर देश में शायद चलाने में उनके पास टाइम नहीं था। मैं इस पे आपकी थोड़ा एक टिप्पणी चाहूंगा कि देश को समझने के लिए आप इस किताब को कैसे, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को? एक टिप्पणी में और कर दूं, और ये सारी किताबें लगभग उन्होंने बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी लाइब्रेरी के लिखी थी, जो बहुत बड़ी बात है। हालांकि उसके बारे में
अपना डिस्कवरी के बारे में उन्होंने जरूर ये कहा कि मेरे पास 2 इंसाइक्लोपीडिया थे अहमदनगर फोर्ट में, मौलाना आजाद और आचार्य नरेंद्र देव, जिनसे मैं बहुत सारी जानकारियां ले लेता था, मगर कोई भी रेफरेंस उनके पास नहीं था। ये सारी किताबें उन्होंने अपनी मेमोरी से लिखी हैं और बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जो आपने डिस्कवरी के बारे में कहा। अगर भारत को समझना है तो डिस्कवरी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर अगर नेहरू को समझना है तो ऑटोबायोग्राफी उनकी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि आजकल नेहरू के बारे में बहुत चर्चा होती है, नेहरू के बारे में बहुत आरोप और बहुत झूठ फैलाया जाता है, तो नेहरू खुद अपने बारे में क्या सोचते थे और जिन मसलों पर उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है उन मसलों के बारे में वो क्या सोचते थे, इसके लिए उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो एक अद्भुत कृति है जिसमें नेहरू इतना अपने को महत्वहीन बताते हैं। लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं इतिहास में अपनी भूमिका बतलाने के, किसी भी ऑटोबायोग्राफी को आप पढ़ें। नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास बतला रहे हैं और उसमें अपनी भूमिका उनकी कितनी कम है ये बार बार बतला रहे हैं, और कैसे गांधी ही कांग्रेस है, गांधी ही राष्ट्रीय आंदोलन है, और तमाम आलोचनाओं और मतभेद के बावजूद जहां तक राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन का सवाल है वो गांधी के ही नेतृत्व में हो सकता है। इस बात को जितना बखूबी नेहरू इसमें कह रहे हैं, ये आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि नेहरू अपने आप को कितना मामूली कार्यकर्ता राष्ट्रीय आंदोलन का। जी जी नहीं, और प्रोफेसर साहब शायद मेरे ख्याल में हम लोग उसको भी जब इतने आपने उसको अच्छे से बताया, मुझे एक और चीज लगती है जब डिस्कवरी ऑफ अरे माफ कीजिएगा, जो अपने इंदू के नाम जो उनके पिता के पत्र जो हैं उसमें मुझे नेहरू का उनकी संवेदनशीलता, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनका अपने बच्चे को कैसे ज्ञान दीजिए, और मेरे ख्याल में ये संस्कार की जब हम लोग बात करते हैं तो इससे बड़ा कोई मुझे और कोई किताब नहीं दिखती है जहां हम सब लोग पिता रहे हैं, जहां आप अपने बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के एक 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 रास्ता दिखा रहे हैं कि देखो भाई इस रास्ते पे चलो, एक छोटी टिप्पणी इसमें भी नहीं, बिला शक वो बर्थडे गिफ्ट, कई बार बर्थडे गिफ्ट के तौर पर वो लेटर लिखते हैं उनको, वो तो अद्भुत है, वो तो अद्भुत। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब बातचीत करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जिस समय जो दौर है उसमें एक तो आप और हम जो भी हम लोग से बन पड़ा कर रहे हैं, लेकिन शायद नेहरू को रीडिस्कवर हम लोगों को भी करना जरूरी है जी कि क्योंकि नेहरू को अगर रीडिस्कवर कर रहे हैं तो इस देश में गांधी को भी हम रीडिस्कवर कर रहे हैं, इस देश के विपक्ष को भी हम रीडिस्कवर कर रहे हैं, बहुत सी चीजों को हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब, थैंक यू। धन्यवाद बहुत।